ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक पे आ गए हैं जो आपकी फील्ड है एक्चुअल। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर में हमने बेसिकली क्या देखना है, एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगी इस पूरी फील्ड की कि बेसिकली कोई भी आपने एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, क्या स्टेप्स हैं जिनको आप कवर करते हुए इवेंचुअली एक प्रॉपर फंक्शनिंग एप्लीकेशन बनाते हैं। और अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टेप्स आपने प्रॉपरली फॉलो किए हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है, चांसेस आर के उसमें जो बग्स हैं वो कम होंगे। आपने जो डेडलाइन मीट करनी है, चांसेस आर के वो डेडलाइन मीट कर सकेंगे। और जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोजेक्ट की, वो एक सर्टन बजट के अंदर आपने करना होता है। तो अगर ये प्रॉपर प्रोसेसेस आप फॉलो करते हैं तो आपकी कॉस्ट ओवररन होने का चांस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, यानी आप डेडलाइन के अंदर, बजट के अंदर रहते हुए एक अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे। तो सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, यानी शुरू का फेज होता है जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और एक दफ़ा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गई है तो उसके बाद क्या होता है कि आपका यूज़र उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा। और जो जो यूज़र एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है उसे नज़र आता है कि इस एप्लीकेशन में कोई बग है कि नहीं, और उसे नज़र आता है कि क्या ऐसे फीचर हैं जो कि इस एप्लीकेशन में होते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होती, ज़्यादा यूज़फुल होती। तो वो फिर बेसिकली मेंटेनेंस स्टेज होती है कि यूज़र की फीडबैक मिलती है आपको। उस फीडबैक को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सॉफ्टवेयर में जो बग्स होते हैं उन्हें फिक्स करते हैं। बग बेसिकली एक एरर होता है कि ऐसा कोड जो कि सही परफॉर्म ना कर रहा हो। तो आप बग्स को फिक्स करते हैं और नए फीचर जो कि यूजफुल होंगे वो आप अपनी सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। और फिर से वो अपग्रेड जो है वो आपके यूज़र तक, वो मॉडिफाइड एप्लीकेशन, जो अपडेटेड एप्लीकेशन होती है वो फिर आपके यूज़र तक दोबारा पहुंचती है और वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। और बात यह कि सॉफ्टवेयर की एक लाइफ होती है, यानी आप अगर एग्जांपल लें विंडोज एक्सपी का ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो आज से बहुत ज़्यादा साल पहले आया था। तो जब तक वही एक ऑपरेटिंग सिस्टम था तो माइक्रोसॉफ्ट उसे मेंटेन भी करता था, उसमें बग्स भी फिक्स करता था और नए फीचर्स भी लेके आता था। पर उसके बाद जब नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, विंडोज 8 आ गया, ठीक है, आजकल विंडोज 10 चल रहा है, तो फिर क्या हुआ कि ग्रेजुअली माइक्रोसॉफ्ट ने उस ऑपरेट जो विंडोज एक्सपी था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको मेंटेन करना छोड़ दिया। यानी कुछ साल पहले उनका एक मैसेज आ गया कि ये आखिरी अपडेट है, इसके बाद ना ही कोई नया फीचर आएगा विंडोज एक्सपी में और ना ही इसके अंदर कोई हम फर्दर बग फिक्स करेंगे। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि जब तक तो वो मेंटेन कर रहे थे तब तक लोग विंडोज एक्सपी को इस्तेमाल करते रहते थे। पर जो ही उन्होंने मेंटेनेंस छोड़ दी तो फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोगों ने विंडोज एक्सपी को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ठीक है, यानी आजकल बहुत ही कम मशीन होंगी जिस पे आपको विंडोज एक्सपी मिलेगा। पर अगर माइक्रोसॉफ्ट अभी भी मेंटेन कर रहा होता तो चांसेस चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग अभी भी विंडोज एक्सपी को इस्तेमाल कर रहे होते। तो बेसिकली किसी भी चीज़ की एक लाइफ होती है। तो सॉफ्टवेयर में भी यही है कि एक डेवलपमेंट पीरियड होता है, उसके बाद एक यूजेज वाला पीरियड होता है, और एक सर्टेन टाइम तक जो जो यूज़र उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, आपका जो डेवलपर है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहता है, फिक्स करता रहता है, मेंटेन करता रहता है। पर इवेंचुअली यूज़र भी इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और जो डेवलपर था वो भी उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना छोड़ देता है। और उसके बाद इवेंचुअली जो है सॉफ्टवेयर अपनी एक लाइफ के अख्ताम तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक लाइफ साइकिल है। जो डेवलपमेंट वाला पीरियड है उसके 4 स्टेप्स होते हैं, यानी कभी भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद जब आपको रिक्वायरमेंट्स का पता लग गया कि क्या चीज़ चाहिए, आप एक्चुअल डिज़ाइनिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए टूल्स भी अवेलेबल हैं, कागज़ पेंसिल से आप कर लेते हैं। और उसके बाद एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है। और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर टेस्टिंग वाला पीरियड आता है, जब आप देखते हैं कि इसमें कोई बग तो नहीं है। और जितना मर्जी अच्छा प्रोग्राम आपने लिखा हो, चांसेस आर कि कोई ना कोई, जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो चांसेस आर कि कोई ना कोई उसमें गलती रह गई होगी जो कि टेस्टिंग फेज के अंदर आपको नजर आ जाती है और आप उसे फिक्स कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं जिन पे हमने डिटेल में आज बात करनी है। एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑलराइट, तो सबसे पहले एनालिसिस स्टेज होता है। एनालिसिस में क्या होता है, आपने एक फिजिबिलिटी एनालिसिस करना होता है और एक मार्केट एनालिसिस करना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया है, हम लोग जो है उससे बड़ा पैसा बना सकते हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है एंड्रॉयड में मुझे एक लूडो की गेम बना के दे दें, तो आपके ख्याल में ये अच्छा आइडिया है कि बुरा आइडिया है? क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया सर। अच्छा आइडिया इन व्हाट सेंस? ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है जिसके दोनों जवाब भी ठीक हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में अच्छा आइडिया क्यों? हाँ जी, क्या वजह है, क्यों अच्छा लग रहा है आपको आइडिया? कोई इनके साथ डिसएग्री करता है? किसी के ख्याल में लूडो की एक एंड्रॉयड गेम बनाना या सर आईफोन अच्छा आइडिया नहीं है, क्यों नहीं है? यानी क्या वजह है? क्योंकि सर ये पहले भी प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, तो ये इतनी फेमस नहीं होगी। अच्छा, Yes. एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि इन्होंने पहले मार्केट को चेक किया है और वहां से इन्हें पता लग गया कि ऑलरेडी लूडो पे काफी गेम्स बन भी चुकी हैं और वो पॉपुलर भी बहुत है, यानी बहुत ज्यादा लोग लूडो स्टार है जैसे, तो इस वक्त बहुत ज्यादा यूजर हैं जो कि लूडो स्टार इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप भी एक लूडो की गेम बना के अपलोड कर दें तो उसका क्या फायदा है? आपके ख्याल में लोग लूडो स्टार को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे छोड़ के आपके पास आ जाएंगे? जहां तो कोई आप ऐसी कोई फीचर लेके आ रहे हैं लूडो के अंदर जो कि पहले कभी नहीं आया, फिर तो बनती है। पर अगर सादा सी एक लूडो गेम है जो कि ऑलरेडी लूडो स्टार में फीचर इम्प्लीमेंटेड है, तो फिर आपके इम्प्लीमेंट कर देने से कोई फायदा नहीं होगा और चांसेस आर कि कोई भी यूजर आपकी गेम को डाउनलोड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्केट एनालिसिस था कि कोई भी चीज बनाने से पहले हम देखते हैं कि आया इसे इस्तेमाल करने के लिए लोग होंगे भी कि नहीं। कि मैं एक गेम बना दूं, उसमें लाखों रुपया खर्च करके गेम बनाऊं और उसके बाद पता चले कि ये तो बहुत कई सालों से बनी हुई है और लोग खेल भी रहे हैं, तो फिर मेरी गेम तो कोई नहीं खरीदेगा, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। दूसरी चीज आ जाती है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने अपनी कोई चीज अपलोड नहीं करनी, कोई बेचनी नहीं है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। यानी एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपको कहते हैं कि यार ये मुझे मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन चाहिए। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस ये होगा कि आप देखेंगे कि आया वो डुएबल है भी कि नहीं, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो वो करने का क्या फायदा। अगर सॉल्व कर सकते हैं फिर देखेंगे कि आया आपके पास टीम है उस तरह की, और अगर नहीं है तो आप टीम बना सकते हैं शॉर्ट नोटिस पे। फिर आप चेक करते हैं कि जो क्लाइंट है जिसे वो सोल्यूशन चाहिए उसके पास टाइम कितना है। यानी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो डेवलप करने में आपको साल लगेगा और क्लाइंट आपको कह रहे हैं कि मुझे हफ्ते के अंदर करके दे दो, तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते। फिर पैसों की बात आ जाती है कि आपने गेम बना, आपने क्लाइंट के लिए काम करना है, क्लाइंट कहते हैं कि यार ये गेम है, ये बनाने में आपको कोई 40 घंटे लगेंगे और मैं इसके लिए आपको 40 रुपए दे दूंगा। तो 40 घंटे लगा के आपको सिर्फ 40 रुपए ही मिल रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई फायदा है आपको? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फिजिबिलिटी और मार्केट एनालिसिस में आ जाता है कि आप देखते हैं कि कोई फायदा है भी कि नहीं है, डुएबल है, आपका प्रॉफिट होगा, अगर होगा डुएबल भी है, प्रॉफिट भी होगा, फिर आप कर लें, वरना फिर आप यहीं पे डिसाइड कर लेते कि मैंने काम नहीं करना। अगला स्टेप क्या है? फिर होते हैं यूजर। अगर आपने फैसला कर लिया कि ये चीज करनी है तो फिर यूजर रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप डिटरमिन करते हैं। यानी पहली बात तो ये कि यूजर आपके दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो क्लाइंट है जिसकी कोई प्रॉब्लम है और वो आपको कहते हैं कि मुझे ये काम करके दे दो। दूसरा होता है कि नहीं, आप अपनी ही डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक दफा वो प्रोडक्ट बन जाती है, फिर आप जाके दुकानों में जाके उस प्रोडक्ट को शेल्फ पे रख देते हैं कि तुम कोई अगर इंटरेस्टेड है तो मेरी सॉफ्टवेयर खरीद लें। जहाँ फिर आप ऑनलाइन जाके सिर्फ स्टोर्स पे रख देते हैं कि कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो इस चीज़ को खरीद लें। तो ये दोनों चीज़ें फ़र्क होती हैं।
जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट डेवलप करके अपलोड करते हैं या बेचने के लिए रख देते हैं दुकानों पे, तो उसमें कोई आपको आके ये नहीं कहेगा कि मुझे ये इसमें डाल के दो, ये करके दो। वो आपकी मर्जी है, आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें। पर जब किसी क्लाइंट के लिए आप काम करते हैं, जो क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, तो फिर वो आपको क्लाइंट कह सकता है कि मुझे ये चीजें चाहिए। तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्लाइंट को जो जो चीजें चाहिए वो आपने इम्प्लीमेंट किए हो, जो जो अग्रीमेंट है उसके मुताबिक आपने काम किया हो। क्योंकि अगर क्लाइंट आपसे खुश नहीं है तो यहाँ तो वो सबसे सिंपल जो बेस्ट सिनेरियो है वो ये होगा कि क्लाइंट आपको कभी प्रोजेक्ट आइंदा नहीं देगा। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि क्लाइंट आपको अदालत में ले जाएगा और कहेगा कि इसके साथ मेरी एग्रीमेंट थी, इसने पैसे ले लिए पर इसने प्रोडक्ट मुझे नहीं फाइनल दी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है ये फर्क होती हैं और आपने इस चीज का फिर ध्यान रखना होता है कि अगर क्लाइंट के लिए काम करना है तो मेक श्योर को आपको एग्जैक्ट पता हो कि क्लाइंट को क्या चीज चाहिए और आपने उसे खुश रखना है। और अगर वैसे आप चीजें प्रोडक्ट अपनी बना के कस्टमर को आगे सेल करते हैं तो फिर भी आप चाहते हैं कि चीज अच्छी हो, पर एटलीस्ट आप पे वो प्रेशर नहीं होता कि आप कस्टमर जो है आपको अदालत में ले जाएगा या आपको बिजनेस देनी छोड़ देगा। ठीक है, तो खैर, तो ये फिर स्टेप हो गया यूजर रिक्वायरमेंट डिटरमिन करने का। एक फॉर यूजर की रिक्वायरमेंट्स आपको पता लग गई है, और यूजर रिक्वायरमेंट बाय द वे दोनों केसेस में, क्लाइंट के लिए भी होती है और कस्टमर के लिए भी होती है। यानी क्लाइंट तो आपको बता देते हैं क्या चाहिए, और कस्टमर के केस में आपने अंदाजा लगाना होता है कि क्या चीजें जो कि कस्टमर को चाहिए होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई यूजर रिक्वायरमेंट। दूसरा होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कि आप देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी हार्डवेयर कौन सी है जिसपे आपका प्रोग्राम रन करेगा, और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या अवेलेबल होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या अवेलेबल होंगी, और डेटा बेसिस हैं तो मुफ्त वाला डेटा बेस है या वो डेटा बेस है जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने मद्देनजर रखनी होती है और वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सब कुछ आ जाता है। तो एक तो ये स्टेप हो गया। फिर अगली चीज होती है, आपने डिसाइड करना होता है कि कॉस्ट क्या होगी प्रोजेक्ट की और टाइमलाइंस क्या होंगी। यानी इस टाइम के अंदर हम पहला डिलीवरेबल देंगे, उसकी इतनी देर बाद हम दूसरा डिलीवरेबल देंगे, फिर तीसरा डिलीवरेबल, और फाइनल यूजेबल फॉर्म में जो प्रोडक्ट होगी वो कितने टाइम के अंदर अंदर हम दे देंगे, वो बेसिकली आपने स्पेसिफाई करना होता है। और साथ ही ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि इस सारे प्रोसेस में आपको कॉस्ट कितनी इनकर होगी। कॉस्ट में आपके वर्कर आ जाते हैं, जो प्रोग्रामर हैं, डिजाइनर है, वो सारे आ जाते हैं, उनकी तनख्वाहें देनी होती है। फिर ऑफिस स्पेस है जिसका आपने किराया देना होता है। फिर यूटिलिटीज हैं, बिजली गैस पानी के बिल्स, तो वो सारे के सारे जो हैं वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल होते हैं। और वो आपने देखना होता है कि टोटल कॉस्ट कितनी इनकर होगी, और फिर आपने डिसाइड करना होता है कि अपना प्रॉफिट इसके ऊपर कितना रखना है। और आखिरी चीज होती है एनालिसिस स्टेज के एंड पे, कि आप एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना देते हैं जिसके अंदर डिटेल्स लिखी होती है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर की जो कि हमने इम्प्लीमेंट करनी है, और ये आपकी एक एग्रीमेंट होती है। साथ ही आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या डेडलाइन होंगी जिसके अंदर आपने ये सब कुछ करना है। ठीक है, तो सॉरी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में सिर्फ रिक्वायरमेंट्स होती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है यूजर की जो कि आप इम्प्लीमेंट करके देंगे। इस डॉक्यूमेंट का फायदा ये होता है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होती है, और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो इट वुड इंश्योर कि आप डेडलाइन भी मीट करेंगे, और आपके जो कॉस्ट ओवरऑल है, यानी आपने जो एस्टिमेट दिए थे, फिर उसी कीमत के अंदर अंदर आपके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, आपको उससे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है। दूसरा जो फायदा होता है इस डॉक्यूमेंट का वो ये होता है कि ये एक लीगल एग्रीमेंट बन जाती है, कि क्लाइंट को भी पता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा और आपको भी पता है कि ये इम्प्लीमेंट करना है। अब अगर आप इसमें से कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्लाइंट प्रोटेक्ट हो जाते हैं, वो अदालत में जाके कह सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीजें लिखी हुई हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं। और दूसरी तरफ ये भी है कि क्लाइंट अगर आपको बाद में कोई चीज डालने को कहे, यानी आपको कहे कि ये फीचर डालो वरना मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आप उसे अदालत में लेके जा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट थी जिसपे हम दोनों ने साइन किए हैं, वो हमने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दी है। इसके अलावा अगर क्लाइंट कुछ मांगे तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यस, एक्स्ट्रा पैसे लेके हम कर सकते हैं, पर हमारी जो अग्रीमेंट हुई थी उसके मुताबिक हम इसे नहीं करेंगे, बाइंडिंग नहीं है हमारे पे।
ठीक है, तो ये एनालिसिस स्टेज हो जाते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ठीक है, तो एनालिसिस स्टेज के बाद फिर डिजाइन की बारी आती है। एनालिसिस स्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं जो कि सॉल्व करनी है, और फीचर्स क्या हैं दैट आर रिक्वायर्ड। डिजाइन स्टेज में जो है वो बेसिकली आ जाता है कि सॉल्यूशन निकालनी है, प्रॉब्लम जो है उसकी सॉल्यूशन क्या है। एनालिसिस में था कि व्हाट नीड्स टू बी डन, डिजाइन में होता है हाउ इट विल बी डन। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपकी जो इनर वर्किंग है, स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का, वो आप डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक ये चीज है, यानी एक डिजाइन में होता है कि इनर स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, उनकी डिटेल में आप जाते हैं। दूसरी चीज होती है ह्यूमन इंटरफेस डिजाइन करना, यानी आपने जो एप्लीकेशन बनाई है वो जो लोगों को जो स्क्रीन नजर आ रही होंगी, या जो ऑडियो इंटरफेस होगा, या माउस वगैरह या कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो आपने सारा कुछ कैसे डिजाइन करना है। यानी इंटरफेस बेसिकली होता है जो कि इंसान और कंप्यूटर के बीच में एक एक्सेस पॉइंट है। इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है। तो इंटरफेस डिजाइन करते वक्त आपने दो चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले होता है साइकोलॉजी एंड अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स बेसिकली होता है कि आपकी चीज जो है वो यूज करनी आसान हो, कंफर्टेबल हो। ठीक है, यानी अर्गोनॉमिक्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो लेट सपोज आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट, एक वर्ड एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जहाँ पे एक टेक्स्ट स्पेस है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सेव करने के लिए बटन इस जगह पे बना हुआ है, क्लोज करने के लिए बटन इधर है, ओपन करने के लिए बटन इधर है, फॉन्ट चेंज करने का बटन इधर है, फॉन्ट का कलर चेंज करने का बटन इधर है। अब इस चीज की कोई तो बनती है, मुझे बताएं। यानी आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, अब उसका आपने फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे बटन, फिर उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे माउस को लेके आएंगे तो माउस आपका ऊपर नीचे ही हो रहा होगा। इससे ज्यादा बेहतर या कंफर्टेबल नहीं था कि आपका एक टेक्स्ट स्पेस होती जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं, और उसके टॉप पे जितने भी बटन आपको चाहिए, फाइल फाइल ओपन का बटन, फाइल क्लोज का बटन, फॉन्ट चेंज का बटन, सेव का बटन, फॉन्ट कलर का बटन, एनिमेशन डालनी है, इमेज डालनी है, उन सारों के बटन आप एक जगह पे ग्रुप टुगेदर कर लें। तो ये आपके ख्याल में ज्यादा आसान है कि ये वाला ज्यादा आसान है? ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चीज ज्यादा कंफर्टेबल होती है आपके लिए। जहाँ पे एक और अर्गोनॉमिक्स का एग्जांपल लेना है, तो लेट सपोज आपका एक कैलकुलेटर है। ठीक है, कैलकुलेटर में क्या होता है, यहाँ पे टेक्स्ट होता है, नंबर जो है वो सारे यहाँ पे बने होते हैं, डिजिट्स जो है, और डिजिट्स के अलावा जो आपके प्लस माइनस डिवाइड वाले ऑपरेशन है वो यहाँ पे बने होते हैं, बटन उसके। ठीक है, अब इसकी बजाय मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेटर दे दूं जिसमें टेक्स्ट बॉक्स बीच में, कुछ नंबर वाले बटन इधर है, कुछ नंबर वाले बटन इधर है, कुछ ऑपरेटर वाले बटन प्लस माइनस इधर है, मल्टीप्लाई डिवाइड इधर है, इक्वल टू वाला लेट सपोज इधर है। अब ये जो है इसमें आपने कोई नंबर डाल के माउस के थ्रू नंबर डालना है और प्लस माइनस वगैरह के बटन दबाने हैं, तो आपका माउस इधर 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 मूव करता रहेगा, फिर इधर इधर मूव कर रहा होगा, हर तरफ आपका माउस मूव कर रहा है। तो इस वाले कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है कि इस वाले को। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा आसान है। तो बेसिकली अर्गोनॉमिक्स में ये आ जाता है कि आपने इस तरीके से डिजाइन करना है, सारे बटन्स को, टेक्स्ट बॉक्सेस को, कलर्स को इस तरीके से प्लेस करना है कि वो कंफर्टेबल हो। फिर दूसरी चीज साइकोलॉजी की आ जाती है। साइकोलॉजी का भी आपने ध्यान रखना होता है कि लोग सोचते किस तरह से हैं। यानी अगर कोई बटन है जिसका कलर मैंने रेड कर दिया है, और एक और बटन है जिसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया है, तो रेड और ग्रीन जो है इंसान समझते हैं कि रेड जो है वो कोई परेशानी वाली, कोई खतरे वाली चीज या कोई बहुत अर्जेंसी वाली चीज है तो उसका कलर रेड होता है। अगर कोई सुकून वाली चीज है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसको आप ग्रीन कलर दे देते हैं। तो अगर आपने बटन किसी को रेड कर दिया, किसी को ग्रीन कर दिया है, तो वो कंफ्यूजन हो सकती है।
यानी इसका एग्जांपल ले लें कि जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो आपको मैसेज क्या आता है, आपको मैसेज आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। उसमें दो बटन बने होते हैं, एक होता है यस, एक होता है कैंसिल। तो कैंसिल वाले को अगर आप रेड कलर करते हैं और ओके वाले को आप ग्रीन कलर करते हैं, तो क्या होगा, अगर आपने गलती से डिलीट किया था ना तो ग्रीन कलर देके आप उस पर बटन दबा देंगे, जबकि आपने कैंसिल करना था पर ग्रीन कलर देके आप कंफ्यूज हो गए, आप समझ गए कि ग्रीन है, सुकून वाली चीज है, तो इसका मतलब होगा कि कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना होता है। अगली जो चीज होती है ह्यूमन इंटरफेस डिजाइन करते वक्त, वो होती है यूनिवर्सल एक्सेस। कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका एप्लीकेशन का यूजर कौन होगा। सिर्फ लाहौर के अंदर वो लोग होंगे जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं और जिनकी आंखें भी ठीक है और जो सुन भी ठीक सकते हैं, जिनके हाथ भी ठीक चलते हैं, सिर्फ यही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन, तो वो एक बहुत ही कम यूजर होंगे। यूनिवर्सल एक्सेस होती है कि आपकी सॉफ्टवेयर जो है वो अफ्रीका में भी कोई बैठा हुआ है तो इस्तेमाल कर सके, पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है वो इस्तेमाल कर सके, किसी की आंखें कमजोर हैं या ब्लाइंड है वो इस्तेमाल कर सके, कोई सुन नहीं सकता, किसी के हाथ कांपते हैं वो भी इस्तेमाल कर सके। तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सारे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उसे कहेंगे कि ये यूनिवर्सल एक्सेस के रूल्स को मीट करती है। इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी आप वेबसाइट पे जाते हैं ना तो वो एक कैप्चा देता है, यानी कुछ इमेजेस होते हैं और वो आपको कहते हैं कि ये जो चीज नजर, इन इमेजेस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल दो, यहाँ पे टाइप करो और फिर ओके करो। तो आप जब टाइप करके ओके करते हैं तो समझ आता है कि इंसान है, रोबोट नहीं है, और वो आपको वेबसाइट को एक्सेस करने देता है। ठीक है, मसला क्या है, मसला ये है कि कुछ लोगों की आंखें बहुत कमजोर होती हैं, तो इस तरह की जो इमेजेस होते हैं वो पढ़ने उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर तो आपकी वेबसाइट यही चीज कर रही है तो फिर आप नहीं कह सकते कि आपकी वेबसाइट जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस के उसूलों में पूरा उतरती है। क्यों? क्योंकि जिसकी आंखें कमजोर है वो तो वेबसाइट में आगे जा ही नहीं सकेगा। तो उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, वेबसाइट डेवलपर क्या करता है कि इसके साथ एक बटन डाल देता है, और उस बटन में क्या होता है कि अगर आप देख नहीं सकते ना तो इस बटन पे क्लिक कर दें तो वो आपको आवाज आ जाएगी, वो एक एक लेटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुना देगा, और वो सुन के फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन से कैरेक्टर है, वो आप यहाँ पे डाल के एंटर करते हैं। तो इसका फायदा क्या है कि अगर कोई देख नहीं सकता तो वो सुन तो सकता है ना, तो वो सुन के वो बता देगा कि क्या कैरेक्टर है और वो एंटर कर देगा। और यहाँ पे भी एक और चीज आ जाती है कि आपने देखा होगा कि ये वाला जो बटन होता है इसके ऊपर इंग्लिश में नहीं लिखा होता, इसके अंदर इंग्लिश में नहीं लिखा होता कि प्रोनाउंस द इमेजेस या रीड द इमेजेस, नहीं, इस तरह की चीज नहीं होती। इसके ऊपर इस तरह का एक सिंबल बना होता है। ये सिंबल किस चीज का है? ये सिंबल है स्पीकर का। तो ये इमेज देखते ही आपको पता लग जाता है कि चांसेस आर कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ सुनाई देगा। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे इंग्लिश नहीं आती तो वो ये इमेज देख के समझ जाएगा कि मुझे कुछ सुनाई देगा अगर मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें। किसी डॉक्यूमेंट के कोने पे ये बटन बनाओ तो इसके साथ इंग्लिश नहीं लिखी होती, अरबी, उर्दू, रशियन, चाइनीज ये जबानें नहीं लिखी होती। ये कांटा देख के आपको समझ आ जाती है कि अगर इस पे मैंने दबाया तो चांसेस आर कि विंडो बंद हो जाएगा। तो क्लास ये चीज होती है यूनिवर्सल एक्सेस कि आपने जब भी अपना सिस्टम डिजाइन करना है यू हैव टू मेक श्योर कि वो लोग भी इस्तेमाल कर सकें जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकें जिनकी आंखें कमजोर हैं, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकें जिनके हाथ कांपते हैं, जिनके लिए टाइप करना या माउस चलाना मुश्किल है। तो अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बड़ा आला किस्म का डिजाइन है, और आपके जो क्लाइंट होंगे, यूजर होंगे, वो बहुत ज्यादा फिर हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया आपने जो कि इस्तेमाल ही कोई नहीं कर सकता सिवाय कुछ चंद हजरात के, तो फिर क्या होगा कि वो लोग खरीदेंगे नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपका फायदा कोई नहीं होगा। एनी क्वेश्चन क्लास?
तो ये सारी चीजें डिजाइन के अंदर आ जाती है जो आपने सोचना होता है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? ओके नो सर। इस चीज की समझ आ गई? मजा आ रहा है कोई? ये ह्यूमन इंटरफेस वाली चीज मजे की है, इस पे आगे कोर्स करना, यू वुड एंजॉय इट। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो डिजाइन के बाद फिर बारी आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या होता है कि आपने डिजाइन जो किया था, डिजाइन बेसिकली आप कागज पेंसिल पे करते हैं या आपके पास टूल्स होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो एक बार डिजाइन हो गया है तो फिर क्या होता है, आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या होता है, आप एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं, एक्चुअल कोड लिखते हैं, जो डेटा चाहिए आप एक्चुअल डेटा फाइल्स बनाते हैं। फिर अगर आपको कोई डेटाबेस चाहिए तो वो डेटाबेस बनाते हैं, उसके लिए जो क्वेरीज चाहिए सीक्वल क्वेरीज वो लिखते हैं। फिर यूजर इंटरफेस आपने बनाना होता है जो कि बेसिकली जो कि यूजर फ्रेंडली भी हो और यूनिवर्सल एक्सेस के रूल्स के मुताबिक बनाओ ताकि हर कोई उसे कंफर्टेबली इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली आपका इम्प्लीमेंटेशन वाली बारी आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है, आपकी जब पूरी एप्लीकेशन बन गई है तो फिर टेस्टिंग स्टेज आती है। टेस्टिंग स्टेज में दो चीजें करनी होती हैं ब्रॉड लेवल पे। एक होता है वैलिडेशन टेस्टिंग, कि आपकी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट थी जिसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या फीचर इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है। वैलिडेशन टेस्टिंग में आप देखते हैं कि आया आपके प्रोग्राम में वो सारी इंप्लीमेंटेड है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो वो आपको करना पड़ेगा वरना क्लाइंट आपको अदालत में लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये वैलिडेशन टेस्टिंग है। अगली चीज आ जाती है डिफेक्ट टेस्टिंग। डिफेक्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि आपने प्रोग्राम को देखना है कि इसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है। बग्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने यूजर नेम डालना है और यूजर नेम सिर्फ टेक्स्ट में होना चाहिए, एबीसी में, कैरेक्टर्स में, इंग्लिश के कैरेक्टर्स में। अगर आपने वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है तो क्या होगा, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा या प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा, कि समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। कि प्रोग्राम, अच्छी बात होगी कि प्रोग्राम एक मैसेज दे दे कि आपने जो यूजर नेम डालना है उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आप डिफेक्ट टेस्टिंग के अंदर ढूंढते हैं। डिफेक्ट टेस्टिंग इस तरह की भी हो सकता है कि आपने बैंक की एप्लीकेशन है, आपने कोई करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है और वहां पे एक्चुअल जो आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो 100 रुपए है, कुछ जीरो निकल गया है, तो ऑब्वियसली इस तरीके का प्रोग्राम तो नहीं होना चाहिए ना। तो वो फिर आपने सारे टेस्ट करने होते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है पर आपका जो प्रोग्रामर था उसने जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है वो वेरिएबल जो है सिर्फ 2 बाइट के है, तो उसके अंदर इतनी बड़ी वैल्यू फिट ही नहीं आ सकती। तो आप जब इतनी बड़ी वैल्यू उसमें कॉपी करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा या फिर उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि गार्बेज वैल्यूज आ जाएंगी। तो डिफेक्ट टेस्टिंग में आपने ये सारी चीजें पकड़नी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज। कि ये तो हमने बता दिया कि कोई भी आपने सॉफ्टवेयर बनानी है तो आपका पहला स्टेप होता है एनालिसिस का, फिर डिजाइन का, फिर इम्प्लीमेंटेशन का और आखिर में टेस्टिंग का। तो बात ये कि ये किस तरीके से हो रहा होता है, बस एक दफा ये चारों हो जाएंगे और खत्म, या मल्टीपल साइकिल्स होंगी, बार बार ये चीजें होती हैं। तो वो मेथोडोलॉजी में आ जाते हैं। एक चीज तो होती है वाटरफॉल मॉडल, यानी आप किसी कंपनी में जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने तो इट इज पॉसिबल कि वो वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करें। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पे काम होगा बस, और किसी चीज पे नहीं। महीना लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे ही रिक्वायरमेंट्स खत्म होंगी, मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है, फिर आप डिजाइन वाली स्टेज पे जाएंगे, फिर आप डिजाइन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की, और जब डिजाइन कंप्लीट हो गया तो आप उसे वहीं पे आप रख देंगे, उसे दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे और आप इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, फाइनल सॉफ्टवेयर बन गया है, अब आप उसमें टेस्टिंग करेंगे कि कोई मसला तो नहीं था,
और उसके बाद जो टेस्टिंग के बाद जो आपके पास चीज बचती है वो आप एंड यूजर को दे देंगे। ये वाटरफॉल मॉडल है कि हर स्टेज के एंड होने के बाद अगली स्टेज शुरू होती है, और ये बस एक दफा ही होता है। यानी एक दफा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, एक दफा डिजाइन होगा, एक दफा इम्प्लीमेंटेशन होगी, एक दफा टेस्टिंग होगी और प्रोजेक्ट खत्म। क्लास इसमें मसला क्या है आपके ख्याल में? सर वेट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज तो ये है कि वेट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट लेट्स सपोज उसकी ड्यूरेशन 1 साल की थी, तो आपने प्रोजेक्ट बना दिए तो 1 साल तक आपके यूजर को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, और 1 साल के बाद आप उसे एप्लीकेशन दे देंगे और वो जो है उसे दिल का दौरा पड़ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ये चीज तो मैंने मांगी नहीं थी, ये आपने क्या बना दिया। यानी ठीक है आप लोगों ने फीचर सारे इंप्लीमेंट कर दिए हैं और उसकी लुक जो है वो ऐसी अजीब किस्म की लुक है, मुझे तो ये चाहिए नहीं था। तो फिर क्या करेंगे? अब तो साल गुजर गया है, पैसे भी सारे खर्च हो गए हैं, टाइम भी गुजर गया है, अब आप दोबारा चेंज करेंगे? नहीं। तो वो आप कहेंगे क्लाइंट को कि तुमने फीचर कहे थे वो मैंने इंप्लीमेंट कर दिए, कैसे किए वो मेरी मर्जी थी, बस जाओ आप। तो वो जो है क्लाइंट जो है आपसे कभी खुश नहीं होगा। तो ये वाटरफॉल मॉडल का एक नुकसान है कि इतनी देर के बाद आपको चीज मिलती है वो फिर इट इज पॉसिबल कि आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो। ठीक है, दूसरा मसला क्या होता है कि एक बात याद रखें कि आपका क्लाइंट जो है वो कोई बड़ा, उसे 100% नॉलेज नहीं होती कि मुझे क्या चीज चाहिए। यानी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो कहते हैं कि वो ब्रॉड लेवल पे एक बुनियाद, ब्रॉड लेवल पे एक बात कर लेते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। अब एज ए प्रोग्रामर आपने उसे बताना होता है, एक तो उससे निकलवाना होता है कि क्या चीज चाहिए, फिर आपने उससे बताना होता है कि ये फीचर है जो कि शायद आपको चाहिए हो। यानी आपके पास अगर कोई आ जाता है, कोई बंदा आके कहता है कि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? एक बहुत वेग सा लफ्ज है, यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपने फैकल्टी को मैनेज करना है। यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। इस्तेमाल कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा कि टीचर करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन करेगी? यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? लाइब्रेरी भी इसमें मैनेज होगी, ग्रेडिंग इसके अंदर आएगी, पैसे जो है अकाउंट सॉफ्टवेयर वो भी इसके अंदर आएगा, क्या चीज इसके अंदर आएगी? यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो एक बड़ी वेग टर्म है, तो क्लाइंट को यूजुअली इतना ज्यादा नहीं पता होता। फिर एज ए प्रोग्रामर आपने उसे बताना होता है कि इसमें ये, इस डोमेन में ये चीजें होती हैं, आपको इसमें से क्या चाहिए। ठीक है, तो वो फिर आप क्लियर करते हैं, क्लाइंट को भी कुछ समझ आनी शुरू होती है, फिर वो क्लियर करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। पर मसला ये है कि ये 100% एक्यूरेट तरीका नहीं है। क्लाइंट ने आपको कुछ बता दिया कि ये चीजें चाहिए, कुछ आपने उसे सजेस्ट कर दी ये चीजें चाहिए, इट इज पॉसिबल कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हो जो कि रह जाए। तो फिर साल के बाद जब एप्लीकेशन बनेगी तो क्लाइंट को याद आएगा कि ये भी चीज यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए, पर आप कहेंगे कि अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप जाओ। ठीक है, तो ये वाटरफॉल मॉडल का मसला है कि आप जो है एक तो वेट बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात ये कि बस शुरू में जो हो गया वो हो गया, अब उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। पर फायदा इसका ये है कि दूसरा एक्सट्रीम ये होता था कि आपका क्लाइंट जो है वो रोज आके आपको कह सकते हैं कि आप इस रिक्वायरमेंट को चेंज कर दो, आप इस रिक्वायरमेंट को चेंज कर दो, फिर आप चीज बनाते हो कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी जगह कुछ और कर दो। तो वो भी जो है वो फिर क्लाइंट प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो बेसिकली ये एक एक्सट्रीम चीज है। एक एक्सट्रीम पे है कि आप रोज ही प्रोग्रामर को तंग कर रहे हैं, दूसरा एक्सट्रीम है कि 1 साल तक बात ही कुछ नहीं हो रही क्लाइंट के साथ, और साल के एंड पे क्लाइंट कहते हैं कि यार ये हमने चीज, सॉरी कस्टम प्रोग्रामर कह देता है कि ये हमने चीज बना दी है, आपको चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो जाए। ठीक है, तो ये वाटरफॉल मॉडल के एक फायदा है कि प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा तंग नहीं किया जाता, पर नुकसान ये है कि आपकी चीज जो है वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हटके हो सकती है। तो उसका फिर सोल्यूशन क्या है? इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि आप जो है एक सिंपल सी वर्जन बनाते हैं सॉफ्टवेयर की और फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। यानी दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका होता है एवोल्यूशनरी,
उसमें लेट सपोज क्या होता है कि कोई मेरे पास आता है, वो कहते हैं कि लाइब्रेरी का एक सिस्टम बना, सॉरी यूनिवर्सिटी की सॉफ्टवेयर बना के दो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक लॉगिन पेज बनाऊंगा, फिर मैं यूजर को दिखाऊंगा, क्लाइंट को मैं कहूंगा कि ये चीज चाहिए कि नहीं। वो कहेगा कि वो फिर सजेस्ट कर सकता है कि इस लॉगिन पेज में ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, पर इवेंचुअली वो कहेगा कि यस ये लॉगिन पेज बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि यार एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज बैंकिंग का सिस्टम बनाना है। तो पहले मैं लॉगिन की स्क्रीन बना के उसे शो करूंगा, उसके बाद मैं एक नई स्क्रीन बनाऊंगा, वो स्क्रीन होगी डेट ये पैसे डिपॉजिट करने की। लेट सपोज पैसे डिपॉजिट करने की स्क्रीन है, तो मैं फिर क्लाइंट को बुला के दिखाऊंगा, मैं कहूंगा कि ये हमने स्क्रीन बनाई है पैसे डिपॉजिट करने के लिए, क्या इसमें आपको कोई मसला नजर आ रहा है, क्या यही फंक्शनैलिटी चाहिए या आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो फर्क है, क्या बिजनेस लॉजिक हमने ठीक इंप्लीमेंट की है, जो लुक सर है। एक एक करके हम स्क्रीन तो नहीं ना दिखा सकते, एक ही स्क्रीन पे सारे फंक्शंस होने चाहिए। नहीं एक ही स्क्रीन पे नहीं होते यार, आपने कभी वो इस्तेमाल किया है एलएमएस, एलएमएस नहीं सॉरी ग्रेडिंग पोर्टल। नो सर, एलएमएस किया है, ग्रेडिंग पोर्टल अभी तक नहीं। स्टूडेंट माई पोर्टल, कोर्स में। स्टूडेंट पोर्टल यस सर, किया है, वो किया है क्या माई होता है, आप कोर्स ये में। बटन एक लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपकी पहली स्क्रीन आती है, उसमें आपके पास मल्टीपल बटन होते हैं, उनमें से किसी पे क्लिक करते हैं तो एक नई स्क्रीन खुल जाती है, यही होता है ना। यस सर, यही होता है। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि बैंक में एक लॉगिन स्क्रीन है, उसके बाद आपकी पैसे डिपॉजिट करने वाली स्क्रीन है। तो ये आप यूजर को दिखा देंगे, एक दफा उसे नजर आ जाते हो, कहते हैं कि ठीक है, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि अब हम पैसे विड्रॉ करने वाली स्क्रीन बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपने यहां से शुरू किया था, फिर उसे इंप्रूव किया तो एप्लीकेशन में ये दो चीजें आ गई, फर्दर इंप्रूव किया तो ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो क्लास ये बेसिकली एवोल्यूशनरी सिस्टम है कि आप इंक्रीमेंटल चेंज कर रहे हैं, वन बाय वन, पहले एक चीज बनाते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर तीसरी बनाते हैं, और वो आप हर स्टेप पे क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। और बाय द वे ये प्रोटोटाइपिंग भी कहलाता है। प्रोटोटाइपिंग का क्या मतलब है कि आपने एक फाइनल चीज नहीं बनाई, आपने एक पहला मॉडल दिखाया है कि ये चीज तुम्हें ठीक लग रही है कि नहीं। यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, और भी इंडस्ट्रीज में ये होता है कि आपने कोई गाड़ी बनानी है फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने, तो ये नहीं होता कि वो, यानी टेस्ला है, टेस्ला ये नहीं करता कि पहले दिन ही वो 1 लाख गाड़ियां बना के बेच देंगे, नहीं, सबसे पहले वो सिर्फ एक गाड़ी बनाते हैं, वो प्रोटोटाइप होता है, फिर लोग उसे देखते हैं, मशवरे देते हैं कि इसमें क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, उस एक गाड़ी को टेस्ट किया जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट की जाती है, उसके बाद जब नजर आ जाते हैं कि यस अब ये फाइनल तैयार है लॉन्च के लिए, फिर वो 1 लाख गाड़ियां बना के बेचनी शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि रादर देन आप 1 लाख चीजें बना के बैठ जाएं और कोई खरीद ना रहा हो, आप पहले एक चीज बना के देखते हैं कि आया ये ठीक है कि इसमें कोई मसला है, और वहां पे फिर आपको गलतियां नजर आ जाती हैं। तो ये बेसिक प्रोटोटाइपिंग है जो कि इंक्रीमेंटल मॉडल में इस्तेमाल होती है। तो एक चीज है एवोल्यूशनरी अप्रोच जो मैंने अभी डिस्कस की है, दूसरी होती है थ्रो अवे अप्रोच। थ्रो अवे अप्रोच में क्या होता है कि आपने एक सिंपल सा मॉडल बनाया है, सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने शुरू में बना दी लॉगिन स्क्रीन, विड्रॉ वाली स्क्रीन, डिपॉजिट वाली स्क्रीन, और ये पूरी एक एप्लीकेशन है जिसमें स्क्रीन बनी हुई है, और आप क्लिक करके इस स्क्रीन पे जा सकते हैं, इस स्क्रीन पे जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। पर इसके पीछे जो लॉजिक होनी चाहिए, जो कि आपके पैसे को डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, डेटाबेस से पैसा निकाल रहा है, वो कुछ आपने अभी नहीं किया। ठीक है, अभी आपने सिर्फ स्क्रीनें बना दी हैं और उनके बीच में नेविगेशन डाल दी कि इस स्क्रीन से किसी और पे कैसे जाया जा सकता है। तो ये आप अपने क्लाइंट को दिखा देंगे कि अगर हम इस तरीके की एप्लीकेशन बनाए तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये चीज चाहिए कि नहीं। और ये बहुत सिंपल होता है बाय द वे। तो फिर क्लाइंट कह सकते हैं कि यस मुझे ये चीज चाहिए, या फिर कोई मशवरे दे सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इस सारे को देख लेंगे, इससे सीख लेंगे जो सीखना था, फिर इस सारे को फेंक देंगे। और अब आप क्या करेंगे कि अब आप एक शुरू से एप्लीकेशन डेवलप करेंगे यूजिंग
द एक्सपीरियंस, द नॉलेज जो कि आपको अपने प्रोटोटाइप से नजर आया था, और उसकी बेसिस पे आप एक नया एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट बनाए, फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे, और वो एप्लीकेशन फिर आपकी फाइनल होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोटोटाइपिंग होता है। एक होता है एवोल्यूशनरी, जिसमें आपने एक चीज बनाई है जो कि फाइनल है, फिर आपने उसके अंदर अगला फीचर इंप्लीमेंट किया, फिर उसे फाइनल किया, फिर अगला फीचर इंप्लीमेंट किया। थ्रो वे में क्या होता है कि पहले आपने एक चीज बना दी है, उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, जो भी आपको चाहिए थे, फीडबैक चाहिए थी, फिर उसे फेंक के आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मॉडल हो गया विच इज इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें क्या फायदा है? हाँ जी क्लास, इसमें क्या फायदा है? क्लास इंक्रीमेंटल मॉडल इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? सर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और गलती जल्दी पकड़ी जा सकती है, आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा गलती पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं। नुकसान इसका ये है कि दूसरे एक्सट्रीम पे अगर चले जाए तो ये भी हो सकता है कि रोज ही आपका क्लाइंट साथ में सवार हो जाए कि अब ये चीज करो, अब ये चीज करो, अब ये चीज करो। तो वो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है कि बहुत ज्यादा भी ना हो कि क्लाइंट जो है बहुत ज्यादा चेंजेस मांगनी शुरू कर दे, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, फिर यू हैव टू इन्फॉर्म हिम कि ठीक है हम ये सब कुछ कर सकते हैं, और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आगे चलें, तो अगला जो टाइप होता है, मेथोडोलॉजी है, वो है ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ओपन सोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपने जब एप्लीकेशन बना ली है, सॉफ्टवेयर बना ली है, तो अब आप उसे इंटरनेट पे रख देते हैं कि पब्लिक जो है उसके कोड को आराम से खुला एक्सेस कर सकती है। ठीक है, उस कोड को एक्सेस करने का फायदा क्या होता है कि देखें, आपसे अगर कोई, आपने एक प्रोग्राम लिख दिया है, आपके पास 10 लोगों की टीम है, वो अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 10 लोग ही टेस्टिंग कर रहे हैं। और ओपन सोर्स करने का फायदा क्या है कि आपने जब इंटरनेट पे रख दिया है, तो दुनिया में जो भी इंसान इंटरेस्टेड है उस कोड में, वो आएगा, उस कोड को खोल के देख भी सकता है, उसमें चेंजेस सजेस्ट भी कर सकते हैं, कोई नए फीचर सजेस्ट कर सकता है, या कोई बग नजर आई है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है, और फिर या तो वो खुद ही उसे चेंज कर देगा, या वो आपको बता देगा कि ये मसले से ठीक कर दो। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक बंदे ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसके बाद उसे ओपन सोर्स कर दिया। अब क्या हुआ है कि लोग जो है उसके कोड को देखते हैं, फिर वो देखते हैं इस कोड में कमी क्या है, इस कोड में वीकनेसेस क्या है, इस कोड में स्ट्रेंथ क्या है, और बेस्ड ऑन दैट वो नए फीचर प्रपोज करते हैं, या कोई बग है तो उसे आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन देते हैं, और ये जो है वो फिर बता देते हैं जो ओनर है बेसिकली लिनक्स का। वो फिर डिसाइड करता है कि इस बंदे ने जो मशवरा दिया है, आया वो इस काबिल है मशवरा कि इम्प्लीमेंट किया जाए या उसे इग्नोर कर दो। तो उसका फायदा ये हुआ है कि लिनक्स के अंदर जितनी भी वीकनेसेस थी वो बहुत ज्यादा एड्रेस हो जाती है और बड़ी जल्दी हो जाती है। विंडोज ऑन दी अदर हैंड क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है, तो विंडोज में अगर कोई मसला होता है तो वो फिर लोगों को, वो फिर जो टीम होती है माइक्रोसॉफ्ट की, उसी ने आइडेंटिफाई करना होता है। कोई इंटरनेट पे बैठे हुए लोग जो है उन्हें हेल्प नहीं कर रहे होते, वो कर सकते भी नहीं है क्योंकि उनके पास जो है कोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स का फायदा है। पर ओपन सोर्स का नुकसान ये है कि अगर आपका सारा कोड दूसरों के पास अवेलेबल है तो फिर आप उसे बेचेंगे कैसे? यानी लोग कहेंगे कि यार ठीक है तुमने रख दिया, हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो और लिनक्स जो है जैसे फ्री है, आपको लिनक्स के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, पर विंडोज जो है वो फ्री नहीं है, उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अगली जो मेथोडोलॉजी है दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपकी छोटी छोटी टीम्स होती हैं, एक ओपन स्पेस है जहाँ पे कोई कमरे बंद नहीं होते, बस कुर्सियां और टेबल पड़े हुए हैं, उसी पे सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो ओपनली आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि डेली साइकिल्स होती है, यानी रोज आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, उसके ऊपर डिजाइन होता है, वहीं पे इम्प्लीमेंट होता है, वहीं पे टेस्टिंग हो जाती है, और फिर जो है आप डिसाइड करते हैं कि चीज ठीक होगी है कि नहीं, और फिर अगले दिन जो है आप अगले उस पर चले जाते हैं, अगली रिक्वायरमेंट पे कि आप अगली रिक्वायरमेंट किया, उसे एनालाइज किया, डिजाइन किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी आपकी चेंजेस आ रही हैं वो एक एक हफ्ते बाद या एक एक महीने बाद या एक एक कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद नहीं है, वो फिर रोज की रोज हो रहा है। रोज ही आप देखते हैं कि क्या चीज है, रोज ही आप कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं, रोज ही आप टेस्टिंग टीम को इन्वॉल्व करते हैं।
डिजाइनर, कोडर सारे रोज इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसका फायदा है कि चीजें बहुत जल्दी जो है आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है मसले, पर इसका नुकसान ये है कि इसका ओवरहेड बहुत है। यानी अगर रोज आपको घंटे की मीटिंग करनी पड़ रही है तो वो मीटिंग में काफी टाइम भी ज़ाया होता है, यानी रोज आपका 1 घंटा तो इस मीटिंग में ही निकल गया। तो वो फिर आपने देखना होता है कि ये इन चारों में से आपको कौन सी अप्रोच सूट करती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलराइजेशन का या मॉड्यूलैरिटी का। मॉड्यूलैरिटी क्या होती है कि आपने जब सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है तो आप उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में स्प्लिट करते हैं। यानी ये नहीं होता कि आपके पास एक बहुत बड़ी C++ फाइल है जिसके अंदर सारा कोड करना है, नहीं। आप क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। वो मॉड्यूल क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकते हैं, यानी प्रोसीजर हो सकते हैं कि आपके रियल वर्ल्ड कोई गेम है, सॉरी बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो आप फोकस कर सकते हैं कि एक जो है एक प्रोग्रामर वो कोड करेगा विड्रॉल का, कैश विड्रॉ का फंक्शन, एक और प्रोग्रामर है वो कैश डिपॉजिट का फंक्शन इंप्लीमेंट करेगा, एक और प्रोग्रामर है वो क्रिएट न्यू कस्टमर या क्रिएट न्यू अकाउंट का फंक्शन बनाएगा। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड में जितने भी एक्शन होते हैं उन एक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कोई फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन है बेसिकली आपका जिस पे आप फोकस करते हैं। दूसरी अप्रोच होती है ऑब्जेक्ट्स की, कि आपके पास जो भी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी बैंकिंग का एग्जांपल है तो विड्रॉ का फंक्शन आपका यूनिट नहीं है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, डिपॉजिट का फंक्शन यूनिट नहीं है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा कस्टमर, उस कस्टमर के ऑब्जेक्ट के अंदर कैश डिपॉजिट का फंक्शन भी होगा, कैश विड्रॉ का फंक्शन भी होगा, कुछ वेरिएबल होंगे जो बता रहे होंगे कि अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसका टैक्स पेयर है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। एक और ऑब्जेक्ट बैंकिंग सिस्टम में क्या होगा, अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट की डिटेल होगी कि अकाउंट जो है टैक्सेबल है कि नहीं है, इस अकाउंट के ऊपर ज़कात लगती है कि नहीं है, इस पे इंटरेस्ट लगता है कि नहीं है। तो आपने फंक्शन पे फोकस नहीं किया, रियल वर्ल्ड एक्शन पे फोकस नहीं किया, आपने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे फोकस किया कि रियल वर्ल्ड में एक अकाउंट होता है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दो, रियल वर्ल्ड में एक कस्टमर होता है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दो, रियल वर्ल्ड में एक बैंक का कैशियर होता है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दो, और उससे रिलेटेड जितना भी डेटा या जितने भी फंक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड होंगे, वो ग्रुप टुगेदर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है स्प्लिट करने का, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है और ये बेसिकली आजकल बहुत पॉपुलर है। प्रोसीजर वाली अप्रोच जो है वो पहले ज्यादा पॉपुलर थी, आजकल कम है। फिर तीसरी चीज है कंपोनेंट में आप स्प्लिट कर देते हैं। कंपोनेंट का क्या मतलब है कि रादर देन हर चीज आप खुद से प्रोग्राम करें, आप क्या करेंगे, आप दुनिया से इधर उधर से कंपोनेंट इकट्ठे करेंगे जो कि आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनानी है कपड़े बेचने के लिए, तो मैं नेट पे जाके ढूंढूंगा कि लॉगिन करने के लिए कोई कोड पड़ा हुआ है कि नहीं, अकाउंट बनाना, क्रिएट करना, साइन इन करना, लॉगिन करना, तो वो मैं ले आऊंगा। अगर पैसे देने पड़ते हैं तो मैं पैसे भी दे दूंगा। फिर मैं नेट पे जाके देखूंगा कि शॉपिंग कार्ट के लिए कोई कोड पड़ा हुआ है। शॉपिंग कार्ट क्या होती है कि मैंने अगर किसी कपड़े पे क्लिक किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि शॉपिंग कार्ट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी कीमत कितनी है। तो ये फिर एक और कंपोनेंट हो जाएगा शॉपिंग कार्ट का, ये भी मैं खुद नहीं बनाऊंगा, कहीं और से ले आऊंगा। फिर एक और कंपोनेंट होगा पेमेंट का, कि क्रेडिट कार्ड वाली चीज है वो मैं सारा खुद कोड करूं, नहीं, मैं नेट पे जाके देखूंगा इजी पैसा, यहाँ पे मैं देख लूंगा जो कि पेपैल है, और मैं उनके जो मॉड्यूल हैं उनके कंपोनेंट हैं वो ऐड कर लूंगा। फिर है कि मैंने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े शो करने हैं और उनको 360 डिग्री रोटेट भी करना है, उनके कलर भी चेंज होने चाहिए, उनके साइजेस बड़े छोटे हो सके हैं, तो वो भी मैं खुद कोड नहीं करूंगा, उसके लिए भी मुझे कोई कंपोनेंट मिल जाएगा। अब एंड में मैं क्या करूंगा, इन सारों को ग्रुप टुगेदर करके एक बड़ी वेबसाइट बना लूंगा। तो मुझे ना इसका कोड लिखना पड़ा, ना इसका कोड लिखना पड़ा, ना इसका कोड लिखना पड़ा, ना इसका कोड लिखना पड़ा। मुझे जो कोड लिखना पड़ा है वो सिर्फ ये है कि इन चारों को इकट्ठे काम कैसे करवाना है। तो ये बेसिकली होता है कंपोनेंट बेस्ड स्प्लिट, कि आपने जो है यूनिट्स जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको मार्केट से, दुनिया से मिल सकते हैं। आप उन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करें
और उनको इस्तेमाल करते हुए जो भी आपको डिजायर्ड गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव करना है। इज दिस क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। आगे चलें, और ये एग्जांपल है प्रोसीजर का कि लेट्स सपोज आप एक टेनिस की गेम बना रहे हैं, तो एक फंक्शन होगा सर्व कराने का, एक फंक्शन होगा कि कोई शॉट आई है आपकी तरफ तो शॉट को रिटर्न करना है, एक फंक्शन होगा कंप्यूट पाथ का कि बॉल को हिट किया है तो उसका स्टार्टिंग लोकेशन क्या थी, उसकी एंड लोकेशन क्या है, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका एंगल क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये सारा आपका कंप्यूट पाथ का फंक्शन करेगा। फिर अपडेट स्कोर का फंक्शन होगा कि अगर बॉल नेट में चली गई है या आपकी कोर्ट से बाहर चली गई है या फिर शॉट ठीक थी पर अगला बंदा उठा नहीं सका, तो आपको अपडेट स्कोर करना पड़ेगा। और ये चारों फंक्शन कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक कंट्रोल गेम का फंक्शन है जो कि इन चारों को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। तो ये बेसिकली है कि अगर आपने प्रोसीजर में किसी एप्लीकेशन को स्प्लिट करना है, अगर आपने क्लासेस में स्प्लिट करना है तो वो भी हो सकता है, यानी टेनिस की गेम ही है तो आपकी क्लास क्या हो सकती है, एक क्लास हो सकती है प्लेयर की, उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी प्लेयर की स्किल, एंड्योरेंस, उसका नाम, उसका स्कोर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कितने मैचेस जीता है, कितने हारा है वो आ जाएगा, कितने ड्रॉ हुए हैं। और उसके अलावा फंक्शन भी होंगे कि आपका प्लेयर जो है वो सर्व करा रहा है या वो शॉट हिट कर रहा है रिटर्न वॉली, ठीक है, या फिर वो गेम खत्म होके जीत गया है या गेम खत्म होके लूज कर गया है, ये सारी चीजें फंक्शन होंगे। इन फंक्शन के थ्रू जो है डेटा चेंज हो रहा होता है और एक ही क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है उसके मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं, एक प्लेयर 1 होगा, एक प्लेयर 2 होगा। और अगर डबल्स की टेनिस है तो फिर एक टीम होगी उसमें प्लेयर 1 प्लेयर 2 होंगे और दूसरी टीम होगी उसमें प्लेयर 3 प्लेयर 4 होंगे, 4 इंस्टेंसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि आपका रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को आपने सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया। टेनिस की गेम में एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है बॉल का कलर होगा, बॉल की लोकेशन होगी, बॉल की डायरेक्शन होगी, बॉल की स्पीड होगी, बॉल के फंक्शन होंगे कि हिट बॉल, रिटर्न बॉल, स्टॉप बॉल। तो ये सारी चीजें जो है आपके ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन भी हो सकता है, यानी प्लेयर 1 प्लेयर 2 जज और स्कोर के बीच में इंटरेक्शन क्या है कि प्लेयर 1 ने एक शॉट मारी है तो बेसिकली जज इवेल्युएट करेगा कि वो शॉट ठीक थी कि नहीं। अगर शॉट ठीक थी तो जज प्लेयर 2 को बता देगा कि शॉट ठीक है, तुमने रिटर्न करना है। तो प्लेयर 2 जो है वो फिर उस शॉट को रिटर्न करेगा, वो फिर जज की बारी आएगी, जज डिसाइड करेगा कि इसने जो रिटर्न किया है वो शॉट ठीक है, वो नेट में तो नहीं गई, वो कोर्ट से बाहर तो नहीं गई। और अगर वो शॉट ठीक है तो फिर जज प्लेयर 1 को कहेगा कि प्लेयर बी कि प्लेयर 2 ने जो शॉट मारी है वो ठीक है, तुम उसे रिटर्न करो। तो फिर प्लेयर ए रिटर्न करेगा। लेट सपोज रिटर्न का फंक्शन कॉल किया है और वो बॉल जो थी वो कोर्ट से बाहर निकल गई है, तो अब जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्कोर वाले ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उस ऑब्जेक्ट में स्कोर को अपडेट करना है। यानी प्लेयर ए की शॉट अगर ठीक थी और प्लेयर बी से नहीं उठाई गई तो प्लेयर ए का स्कोर इंक्रीज करेगा। अगर प्लेयर ए की शॉट नेट भी गई है या कोर्ट से बाहर चली गई है तो फिर प्लेयर बी का स्कोर इंक्रीज किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को कॉल करके। जैसे जज ने अपडेट स्कोर का फंक्शन कॉल किया है, वो बेसिकली स्कोर के ऑब्जेक्ट को कहेगा कि ये प्लेयर है और इस प्लेयर का स्कोर इतने नंबर से इंक्रीज करना है, तो वो एक फंक्शन कॉल करेगा और उसके पैरामीटर होंगे प्लेयर की आइडेंटिटी और कितना स्कोर इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये बेसिक इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। और बाय द वे आज जो मैं चीजें कर रहा हूँ ये एक ब्रॉड लेवल पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो आप कोर्सेज में करेंगे। यानी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कोर्स है, यहाँ पे टेस्टिंग का भी कोर्स है, रिक्वायरमेंट का भी कोर्स है। इसका मकसद है बेसिकली आज के लेक्चर का कि आपको आइडिया हो कि इन सारे कोर्सेज में क्या होना है और फिर आप देख सकेंगे क्या चीज आपको इंटरेस्ट करती है, किस में आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं।
ठीक है, ऑल राइट। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेट सपोज आपने एक लाइब्रेरी का सिस्टम बनाना है, तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे? जल्दी से बताएं क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एनी आइडियाज? सर लाइब्रेरी टीचर होगा, लाइब्रेरी बुक्स होंगी। ठीक है, और सर डेट जिस दिन इशू की गई है और जिस दिन हमने वापस लेनी है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी एक बुक होगी, बुक के अंदर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? डेट इशूड कब है, डेट रिटर्न कब है, ठीक है, उसका बुक का टाइटल क्या है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा ऑब्जेक्ट होगा यूजर का। यूजर में क्या आ जाएगा? एक स्टूडेंट यूजर होगा, वो फर्क ऑब्जेक्ट है। फैकल्टी यूजर फर्क ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय यूजर फर्क ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट को कम बुक्स की इजाजत होती है बोरो करने की, कम टाइम के लिए। फैकल्टी ज्यादा बुक्स बोरो कर सकती है ज्यादा टाइम के लिए। तो ये दो फर्क ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। इनमें इनकी आईडी आ जाएगी, ठीक है, लिमिट आ जाएगा कितनी बुक बोरो कर सकते हैं, कितनी ऑलरेडी की हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर और कब वापस करना है बुक, वो भी इसमें आ जाएगा। फिर लाइब्रेरी एम्प्लॉई होगा कि कौन कौन है, किसने बुक इशू की थी। कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं है जो कि अपने दोस्तों को बुक्स इशू कर देते हैं और वो वापस ही नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर हैंडल हो सकती है। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या क्लास आज मैं आई एम सॉरी 15 मिनट ऊपर जाऊंगा, वो प्लीज मेरे साथ बर्दाश्त कर लें। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है कि आपके कौन से टूल्स हैं डिजाइनिंग में जो इस्तेमाल होते हैं, यानी आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करनी है तो क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। एक टूल है डेटा फ्लो डायग्राम। इसके इन सारों की हम अभी डिटेल करेंगे, अभी सिर्फ मैं मेंशन कर दूं। एक डेटा फ्लो डायग्राम है, ये बताते हैं कि आपके प्रोग्राम में डेटा मूव किस तरह से कर रहा है, यानी कौन सा फंक्शन किस स्टोर से डेटा उठा के किस दूसरे फंक्शन को फॉरवर्ड कर देता है, या किस कैसे चेंज हो रहा है डेटा, किस जगह पे डेटा चेंज हो रहा है। फिर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है जो कि हम पहले डेटाबेसेस की क्लास में देख चुके हैं, ये लेसन में देख चुके हैं। ये बेसिकली बताता है कि आपकी कौन कौन सी रियल लाइफ एंटिटीज हैं जो कि आपने डेटाबेस के अंदर डालनी है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी के केस में एक एंटिटी फैकल्टी है, एक एंटिटी स्टूडेंट है, एक एंटिटी एम्प्लॉई है, एक एंटिटी बुक है, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि फैकल्टी कैन बोरो मैनी बुक्स, student can borrow one book. A book, many books can be borrowed by many different people at different time. तो ये one to many to many relationship आ जाती है। तो ये आप एक कागज पेंसिल से या किसी सॉफ्टवेयर से ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको नजर आए कि आपको डेटाबेस में क्या क्या टेबल चाहिए होंगे, क्या क्या उनकी फील्ड्स होंगी, सारी चीजें आपको नजर आ जाए। अगला टूल है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या बताता है कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल हैं, उनका नाम क्या है, उनकी टाइप क्या है, उनमें वैल्यूज कौन सी अलाउड है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है और यूज कहाँ पे हो रहा है। तो अब इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है कि लेट्स सपोज आपका बैंक का विड्रॉ कैश का एक फंक्शन है और आप देख रहे हैं कि आपने पैसे विड्रॉ किए हैं तो उसमें कोई घपला हुआ है। तो अब आप डेटा डिक्शनरी में जाके देखेंगे कि जो विड्रॉ वाला वेरिएबल था, जब बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस वाला वेरिएबल है, वो कहां पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप उन जगहों पे जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे तो नहीं गलती हुई। डेटा डिक्शनरी का एक और फायदा है, लेट्स सपोज लॉगिन यूजर नेम में आपको इजाजत नहीं है एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करने की, तो आपने टेस्टिंग के दौरान एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर किया है तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर दिया। तो अब आप डेटा डिक्शनरी में जाके देखेंगे कि जो यूजर नेम का वेरिएबल है उसके अंदर वैलिड वैल्यूज कौन सी अलाउड है, तो वहां पे लिखा होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क की इजाजत नहीं है और आपको फौरन पता लग जाएगा कि गलती क्या हुई है। ठीक है, तो ये डेटा डिक्शनरी जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे मसला होने का इम्कान है। ऑलराइट, अगला टूल है यूज केस डायग्राम। ये बेसिकली बताते हैं कि आपके प्रोग्राम के यूजर कौन कौन है और वो उस प्रोग्राम के कौन कौन से फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से फीचर को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्लास डायग्राम आते हैं, ये बेसिकली बताते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और उनकी डिटेल कि उनके साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और क्या क्या फंक्शन है जो कि उन ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। और फिर सीक्वेंस डायग्राम आ जाते हैं, ये बेसिकली बताता है कि कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यानी वन बाय वन कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप गोल तक पहुंच सकें। और इनके आप एग्जांपल देखते हैं। ये एक सिंपल डेटा फ्लो डायग्राम है।
ये आपको बता रहे हैं कि पेशेंट ने अगर पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है। वो पेशेंट पेमेंट यानी पेमेंट का जो डेटा है कि कितने पैसे दिए हैं, वो एक प्रोसेस पेमेंट के फंक्शन को देगा। प्रोसेस पेमेंट का फंक्शन जो है वो हॉस्पिटल फाइल से इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि पेशेंट ने क्या इलाज करवाया है, उस पर कितना खर्च आया है, लैब रिपोर्ट जनरेट हुई है उन पर कितना खर्च आया है, दवाई खरीदी है उस पर कितना खर्च आया है। तो वो सारा टोटल करके आपकी पेमेंट उसमें से माइनस करके डिसाइड करेगा कि पूरी पेमेंट होगी है कि नहीं। अगर पूरी पेमेंट नहीं हुई तो वो हॉस्पिटल फाइल में लिख देगा कि इस यूजर ने इस पेशेंट ने पूरे पैसे नहीं दिए। और अगर पूरी पेमेंट होगी है तो वो भी हॉस्पिटल फाइल में लिखा जाएगा कि इस पेशेंट का जो हमारे साथ बैलेंस है वो जीरो है, ना इसने हमें कोई पैसे देने ना हमने इसे कोई पैसे देने। ठीक है, तो ये एक फ्लो है। तो आपको नजर आ रहा है कि सर पेमेंट लास्ट स्लाइड 1 मिनट दिखाइएगा। क्या रिपीट। सर लास्ट स्लाइड 1 मिनट दिखाइएगा सर। सर वो समझ नहीं आई इसकी समझ नहीं आई सर, लास्ट वन की। ये क्या लास्ट। ठीक है सर, समझ आ गया, ओके ठीक है। तो क्लास आपका डेटा फ्लो डायग्राम में एक एरो होता है जो बता रहा होता है कि डेटा का पाथ क्या है, कहां से कहां जा रहा है। ओवल होते हैं, ओवल रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका डेटा चेंज कहां पे हो रहा है, यानी पेमेंट जो है वो पेशेंट के एंड पे नहीं चेंज हो रही, वो हॉस्पिटल फाइल के एंड पे नहीं चेंज हो रही, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पेमेंट का जो फंक्शन है उसके अंदर पेमेंट मैनिपुलेट हो रही होगी। और रेक्टेंगल बेसिकली बताते हैं डेटा की सोर्सेज, कि पेशेंट का डेटा जो है वो पेशेंट के रेक्टेंगल में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल फाइल जो है उसके अंदर उस पेशेंट से रिलेटेड जो फाइल है वो पड़ी होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है डेटा फ्लो डायग्राम का। दूसरा टूल था यूज केस डायग्राम। तो ये आपको बेसिकली बता रहे हैं कि हॉस्पिटल रिकॉर्ड सिस्टम में आपका फिजिशियन है जो कि मेडिकल रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकता है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है। ठीक है, नर्स जो है वो भी मेडिकल रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकती है और वो मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट कर सकती है। जो लेबोरेटरी का रिजल्ट है वो सिर्फ फिजिशियन ही रिट्रीव कर सकता है। कुछ हॉस्पिटल्स में होता है कि नर्स को इजाजत है कि वो लैब रिजल्ट ले ले, कुछ हॉस्पिटल्स में इजाजत नहीं होती। इस सॉफ्टवेयर से, इस डिजाइन से आपको नजर आ रहा है कि इस हॉस्पिटल में नर्स को इजाजत नहीं है कि किसी पेशेंट के लैब रिजल्ट को देख सके, और लैब रिजल्ट को अपडेट करने की इजाजत किससे है, ना नर्स को इजाजत है ना फिजिशियन को इजाजत है, सिर्फ और सिर्फ जो टेक्नीशियन है लैब का उसे इजाजत है कि ब्लड टेस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सके। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ना मेडिकल रिकॉर्ड देख सकता है ना उसे चेंज कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ इजाजत है फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने की या उन्हें चेंज करने की। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर को इजाजत नहीं है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है उन्हें चेंज कर सके। तो ये यूज केस डायग्राम बेसिकली आपको बता देता है कि क्या क्या फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है और कौन कौन यूजर है जो कि उस फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इस एप्लीकेशन में जो यूजर होगा या नर्स है या फिजिशियन है या एडमिनिस्ट्रेटर है या लैबोरेटरी टेक्नीशियन है, बस, इनके अलावा कोई पांचवा नहीं है। क्लास डायग्राम पे आ जाए तो लेट्स सपोज वही मेडिकल का एग्जांपल है हॉस्पिटल का। तो आपका एक मेडिकल रिकॉर्ड है जिसके अंदर रिकॉर्ड की डेट होती है, पेशेंट का आईडी होती है और डॉक्टर की आईडी होती है, और उसमें एक फंक्शन होता है रिकॉर्ड का जो कि इस सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकता है। अब रिकॉर्ड दो किस्म के हो सकते हैं, एक सर्जिकल रिकॉर्ड है कि आपने अगर ऑपरेशन कराया है तो सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा था, डेट ऑफ डिस्चार्ज कौन सी थी, और वो सारी चीज यानी कब आप हॉस्पिटल से बाहर निकल सके, आपको इजाजत मिली है, तो वो सारा जो है सर्जिकल रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। इसके अलावा जो डेट ऑफ रिकॉर्ड, पेशेंट रिकॉर्ड और डॉक्टर आईडी थी वो सारी भी यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ से, यहाँ से। सिमिलरली अगर आपकी सर्जरी नहीं थी, सिर्फ आपने विजिट ही किया डॉक्टर को मिलने के लिए, तो आपकी डिटेल आ जाएगी कि सिम्टम क्या था और डॉक्टर ने डायग्नोज क्या किया, दवाइयाँ क्या दी। उसके अलावा पेशेंट की आईडी क्या थी और डॉक्टर की आईडी क्या थी और डेट ऑफ रिकॉर्ड क्या था, वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्लास डायग्राम जो है ये आपको बताता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है
और उस इंफॉर्मेशन के साथ फंक्शन कौन कौन से हैं जो कि एसोसिएटेड है, जो कि डिस्चार्ज पेशेंट का फंक्शन हो सकता है या रिकॉर्ड को प्रिंट करने का फंक्शन हो सकता है। अगला टूल जो है वो सीक्वेंस डायग्राम का था। सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली क्या बता रहा था कि लेट सपोज आपका एक प्लेयर 1 की क्लास है, एक प्लेयर 2 की क्लास है, और एक जज की क्लास है और स्कोर की क्लास है। अब स्कोर डिटरमिन करना है आपने, तो वो स्कोर डिटरमिन करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होंगे। पहला स्टेप तो होगा कि प्लेयर सर्व कराएगा और जज डिसाइड करेगा कि वो सर्व ठीक थी कि गलत थी। अगर ठीक थी तो जज दूसरे प्लेयर को बता देगा कि सर्व ठीक थी, तुमने शॉट मार दिया। दूसरा प्लेयर शॉट मारेगा, अब जज डिसाइड करेगा कि वो शॉट ठीक थी कि नहीं। अगर ठीक थी तो प्लेयर 1 को बता देगा कि शॉट ठीक थी, अब तुमने उस शॉट को रिटर्न करना है। तो प्लेयर 1 शॉट को रिटर्न करेगा, तो जज डिसाइड करेगा कि शॉट ठीक है कि नहीं, और ये स्टेप लूप में रिपीट होंगे टिल सच टाइम कि जज के पास एक रिक्वेस्ट आती है कि इवेल्युएट करो कि शॉट ठीक है कि नहीं, और जज डिसाइड करता है कि ये शॉट ठीक नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल वो नेट में चली गई है या कोर्ट से बाहर निकल गई है, तो अब क्या होगा, जज लूप से बाहर आएगा और वो स्कोर को अपडेट कर देगा, यानी उस स्कोर के ऑब्जेक्ट को कहेगा कि फलाने प्लेयर का स्कोर इतने से इंक्रीज कर दो। तो ये सीक्वेंस डायग्राम है, ये आपको स्टेप्स बता रहा है कि स्टार्ट से एंड तक क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, क्या रेपिटेशन होगी, क्या इफ एल्स होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि स्कोर कि आपको उसके बाद फिर आपने स्कोर अपडेट करना है कि नहीं करना। तो ये सीक्वेंस डायग्राम हो गया। ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ऑलराइट, अब एंड के पास आ गए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है डिजाइन, एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है डिजाइन पैटर्न का। क्लास डिजाइन पैटर्न क्या होता है कि देखें, प्रोग्राम जो है पिछले कुछ 40 साल से लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो इन 40 सालों में लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस की जो कि बहुत कॉमन थी, जो कि हर दफा आपको फेस होती थी। तो डिजाइन पैटर्न क्या होता है, वो बेसिकली आप समझ लें कि एक स्टाइल है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि ये अगर प्रॉब्लम फेस हुई तो इस तरीके का कोड इस्तेमाल कर लेना, वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। यानी डिजाइन पैटर्न एक आप समझ लें कि मशवरा है, एक सजेशन है कि अगर मैंने कोई प्रॉब्लम फेस की है तो मैं आप लोगों को कह दूंगा कि अगर तुम लोगों ने भी यही प्रॉब्लम फेस की तो शुरू से उसका सोल्यूशन डिजाइन करने ना बैठ जाना, तुम मेरा वाला सोल्यूशन ही इस्तेमाल कर लेना। और सोल्यूशन बाय द वे कागज पेंसिल पे लिखा होगा, लाजमी नहीं कि वो कोड ही हो। और उस सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए आप अपना कोड लिख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि आपको फिर सोचना नहीं पड़ता, आप उसे एज एज अपने प्रोग्राम में कोड कर देंगे। यानी इसमें एक एग्जांपल आ जाता है ऑब्जर्वर पैटर्न का। यानी लोगों ने कुछ प्रोग्राम लिखे जिनमें उन्होंने नोटिस किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज होती है तो फिर बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी पता लग जाना चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा? ठीक है, यानी मैंने बुक बोरो की है तो जो लोग उस बुक में इंटरेस्टेड थे उन सारों को पता लग जाना चाहिए कि ये बुक किसी और ने बोरो कर ली है। तो उन सारों को कैसे पता लगेगा? तो वो ऑब्जर्वर पैटर्न होता है कि आप एक ऐसा अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट का काम क्या होगा कि वो उस किताब को मॉनिटर कर रहा होगा और साथ ही वो ऑब्जेक्ट को पता होगा कि कौन कौन इस किताब के अंदर इंटरेस्टेड है। तो जैसे ही वो किताब बोरो होगी, ऑब्जर्वर पैटर्न का फंक्शन कॉल होगा, उसे बताया जाएगा कि किताब बोरो हो चुकी है, और वो ऑब्जर्वर वाला जो ऑब्जेक्ट था वो बाकी सारे इंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट जो थे उन सारों को बता देगा कि ये किताब बोरो हो चुकी हुई है, तुम इसे आप नहीं ले सकते। एक और डिजाइन पैटर्न है अडेप्टर पैटर्न। इसमें क्या होता है कि आपने अगर कोई, लेट सपोज मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ जो कि फ्रेंच में बोलती है, फ्रेंच में सब कुछ है, और आपने एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि इंग्लिश में सब कुछ कर रही है, तो अडेप्टर पैटर्न क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में एक तर्जुमे का काम करेगा। यानी मैं एक क्रूड सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्रेंच से इंग्लिश और इंग्लिश से फ्रेंच में तर्जुमा। एक्चुअली ये भी हो सकता है कि आपके इंटरफेस फर्क था, कोई एक प्रोग्राम है जो कि कोई इंटीजर लेता है, दूसरा प्रोग्राम है वो डबल लेता है,
तो इंटीजर से डबल के अंदर ट्रांसलेशन वाला काम होगा, उसके लिए आप एक अडेप्टर के लिए अडेप्टर क्लास बना देंगे, अडेप्टर ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो कि इसकी ज़बान को ऐसी ज़बान में ट्रांसलेट करेगा जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट समझ सके, और दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़बान को इस ज़बान में ट्रांसलेट कर सकेगा कि पहला ऑब्जेक्ट समझ सके। तो ये अडेप्टर होते हैं कि एक चीज़ को दूसरे की ज़बान में आपने ट्रांसलेट कन्वर्ट करना है। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए आपको कुछ और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, पर उसके लिए आपको कुछ नॉलेज चाहिए होगी जो कि आप डिजिटल लॉजिक और असेंबली वाले कोर्स में करेंगे, ठीक है, और जगहों पे करेंगे। तो वो जब तक आपको नहीं आता मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, तो लेट्स लीव इट एट दैट। फिर एक और होता है सिंगलटन पैटर्न, यानी इन सम केसेस आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है एंड यू वांट टू इंश्योर कि उस ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक ही इंस्टेंस बने, उस ऑब्जेक्ट की कॉपीज ना बने, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंगलटन पैटर्न इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो अभी आपको मैं नहीं बता सकता, पर जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स करेंगे, या आप लिख लें बेशक, उसके अंदर जब आपको टीचर स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कराएंगे, तब आप उनसे पूछ लेना कि सिंगलटन पैटर्न क्या होता है। वहां पे आपको समझ आएगी कि सिंगल पैटर्न क्या होता है और वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया। फिर अगली चीज है टेस्टिंग। ज्यादा थोड़ी डिटेल में जाएं तो टेस्टिंग एक ग्लास बॉक्स टेस्टिंग होती है, जहाँ पे व्हाइट बॉक्स भी से कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका प्रोग्रामर जो है उसके पास पूरे की पूरी कोड की डिटेल्स होती हैं और वो हर लाइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ ही वांट्स। और यहाँ पे एक जो तरीका है टेस्टिंग का वो है बेसिस पाथ टेस्टिंग, कि आप ऐसी वैल्यूज इनपुट करते हैं कि आपके प्रोग्राम में जितने भी लाइन ऑफ कोड है वो सारे के सारे एटलीस्ट वंस इवैल्यूएट हो जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि किसी लाइन पे आपका प्रोग्राम क्रैश तो नहीं करता, या किसी लाइन पे आपका प्रोग्राम गार्बेज वैल्यू तो नहीं देता, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। दूसरा होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि इनर कोड आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास एक एप्लीकेशन है, डबल क्लिक करके उसे रन कर लें, पर उसके अंदर कोड क्या है वो आपको नजर नहीं आएगा। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आ जाते हैं। एक एग्जांपल है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का, कि आप एक्सट्रीम वैल्यू डाल के देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्रैश तो नहीं करती। यानी फॉर एग्जांपल आपके लॉगिन स्क्रीन पे जो इनपुट है, लॉगिन नेम है, उसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दें और देखें कि चलता है कि नहीं चलता। या अगर ईमेल डालनी थी तो आप ऐड का साइन डाले बगैर ईमेल डालें और फिर देखें कि आपका प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि नहीं चलना चाहिए। अगर ऐड नहीं है ईमेल के अंदर, @something.com या .edu.pk नहीं है, तो उसका मतलब है वो ईमेल नहीं है। तो ये चीज पकड़ लेनी चाहिए आपके कोड को। अगर नहीं पकड़े तो उसका मतलब है कि मसला है, और आप फिर अपने प्रोग्रामर को इन्फॉर्म कर देते हैं। जहाँ पर होता है कोई एक्सट्रीम वैल्यू डालते हैं, अगर आपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप इतना बड़ा नंबर डाल दें कि आप देखेंगे ये तो नहीं है कि वेरिएबल 2 बाइट्स का था जिसमें सिर्फ छोटी वैल्यूज आ सकती थी और आपने बहुत ही बड़ी वैल्यू 2 बाइट के वेरिएबल में डालने की कोशिश की है। तो इस तरीके के ओवरफ्लो तो नहीं हो रहे, वो फिर यहाँ से पकड़े जाते हैं। और एक और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है बीटा टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि आप एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं, यूजर को दे देते हैं, फिर यूजर उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि मुझे ये एप्लीकेशन में क्या मसले नजर आए हैं, क्या ये एप्लीकेशन कंफर्टेबल थी, इजी टू यूज थी, क्रैश तो नहीं की, बिहेवियर गलत तो नहीं था। तो वो बीटा टेस्टिंग में आपको पता लग जाते हैं और आप फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आखिरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, आप कह सकते हैं कि यूजर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपने जब सॉफ्टवेयर दी है तो उसके साथ आप ये भी बता देते हैं, हेल्प फाइल भी दे देते हैं कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करना है। फिर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट्स थी, यानी क्लास डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम और डेटा फ्लो डायग्राम, तो वो सारे जो है आप सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, और उसके साथ जो आपकी एप्लीकेशन का सोर्स कोड है वो भी आ जाता है। तो ये बेसिक आपका सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके मुताबिक आपने अगर कोड को मेंटेन करना है, चेंज करना है, फिक्स करना है, नए फीचर डालना है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप इस्तेमाल करके प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाता है। अगर ये डॉक्यूमेंट ना हो तो मसला क्या हो कि आप अगर 1 साल बाद उसे एक्सेस कर रहे हैं तो आप तो भूल चुके होंगे इसमें क्या था।
जहाँ कोई ऐसा प्रोग्रामर एक्सेस कर रहा है जो जिसने पहले इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, तो उसे समझ ही कुछ नहीं आएगी। तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है इस केस में। और आखिरी डॉक्यूमेंटेशन होती है टेक्निकल, जिसमें आप बता देते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है, कस्टमाइज कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, अपडेट करना है तो वो कैसे होगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। एनी क्वेश्चन क्लास? सर ऑलराइट देन, टेक केयर, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।